दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकादमी में। तो जैसा कि आज देख रहे हो कि आज का जो सेशन है हमारा वो क्लास 8 का, मैं किसका बात कर रहा हूँ, क्लास 8 का। और ये भूगोल का जो चैप्टर है कृषि, हम लोग उस पर बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? कृषि। किस पे बात कर रहे हैं? कृषि पे। तो जैसा कि आप देखोगे कि क्लास 8 का जो भूगोल है कृषि, हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कृषि है क्या। तो कृषि है क्या, उससे पहले हम लोग दो चार चीजें समझते हैं कृषि के बारे में। जैसे कि आप और आपके दो दोस्त, आप और आपका दोस्त कहीं घूमने के लिए जा रहा है। तो आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो तो आप तो खाना का पैकेट लेके जाओगे, नाश्ता का पैकेट लेके जाओगे। तो आप दोनों में बहस हो गया कि कौन क्या लेके जाएगा। तो लेके जाता है, लेकिन राम क्या करता है, रोटी लेके जाता है। तो अब ये जब दोनों आपस में खाने के लिए बैठे तो इन लोग के पास बहस हो गया। राम बोलता है श्याम को कि श्याम तू जो बिस्कुट लेके आया है ना वो भी आटा का बना हुआ है। और श्याम बोलता है राम को कि राम तू जो रोटी लेके आया है ना वो किसका है, वो भी आटा का बना हुआ है। तो फिर दोनों में अच्छा खासा बहस हो जाता है। उसी के बीच जो टीचर होते हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं और दोनों बोलते हैं कि सर ये भी आटा का लेके आया, मैं भी आटा का लेके आया हूं। तो टीचर बोलते हैं ये दोनों तो गेहूं से बनती है ना, और गेहूं कहां से मिलती? कृषि से मिलती है। कैसे से मिलती? कृषि से। तो किसी भी बच्चों को अगर आप क्वेश्चन, अगर उसके पास कोई नया चीज आ जाए तो क्वेश्चन करने लगता है सर क्या है। तो वैसे ही बच्चों ने बोला कि सर कृषि क्या है। क्या पूछता है कि सर बताइए कि कृषि क्या है। तो वैसे टीचर जवाब देते हैं कि बाबू देखो कृषि क्या है। तो ऐसा समझ लो कि कृषि होती क्या है कि जैसे कि मान लो कि आपको चावल चाहिए, आपको उत्पादन करोगे ना, आप उत्पादन करोगे ना, फ्री का तो नहीं मिलने वाला है, वो क्या है? कृषि है। आपको मछली खानी है, अब आपको मछली खानी है, मछली कहां से आएगी? कृषि से आएगी। आपको कपड़े पहनने हैं, आपको वो कहां से आएगी? उसके लिए कपास की खेती करनी पड़ेगी। आपको चीनी चाहिए, वो कहां से मिलेगी? उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? खेती करना पड़ेगा। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि कृषि एक ऐसी क्रिया है, कृषि एक ऐसी क्रिया है जिसमें जो हमारी आवश्यकता होती है, हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं उनका हम लोग क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। वो क्या? हमारी कृषि है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि कृषि क्या है कि आपको जिस चीज की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को आप क्या कर रहे हो? उत्पादन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? उत्पादन कर रहे हो। तो उसी उत्पादन की क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? कृषि बोलेंगे। बात क्लियर है? आपसे पूछा जाएगा कि कृषि क्या है, तब को क्या बताना है कि हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम लोग जिस भी वस्तु का उत्पादन करते हैं वो वस्तु कृषि के अंतर्गत आती है। बात क्लियर है? अब जैसे टीचर ने इस चीज का जवाब दिया तो फिर राम या श्याम के मन में एक बात उठी कि सर आखिर आप मेरे को यह बताओ कि आपने तो बोला कि जिस क्रिया के हिसाब से हम लोग किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं वो क्या है? कृषि है। तो आप मेरे को बताइए सर कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। उनका क्वेश्चन क्या था कि सर क्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो टीचर सीधा बोलते हैं कि क्रिया जो होती है वो बेसिकली दो प्रकार की होती है। कितने तरह की होती है? क्रिया दो तरह की होती है। क्रिया कितनी तरह की होती है? दो तरह की। अब सर आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये क्रिया दो तरह की होती है तो दोनों क्या होती है? तो एक होता है आर्थिक क्रिया और दूसरा क्या होता है? गैर आर्थिक क्रिया। एक क्या होता है? आर्थिक क्रिया और दूसरा क्या होता है? गैर आर्थिक क्रिया। एक क्या? आर्थिक क्रिया, दूसरा क्या होगा? गैर आर्थिक क्रिया। तो आप समझते हैं कि सर गैर आर्थिक क्रिया क्या होता है। तो देखो, आप मान लो कि आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो, पढ़ाए ना, आपको ट्यूशन फी मिलेगा क्या? आप बोलोगे सर नहीं। आप अपने खेत पे जाके काम करते हो, ठीक है। तो क्या आप अपने खेत पे काम करोगे तो उस खेत के लिए आपके पापा आपको पैसे देंगे क्या? आप बोलोगे सर नहीं। आपका कुआं है, वो कुआं में गंदा पानी जमा हो गया, आप कुआं को साफ कर रहे हो, क्या आपको पैसा देगा क्या? आप बोलोगे नहीं। आपके जो कपड़े हैं आप खुद जाके आप उसको फ्रेश कर रहे हो, उसको धो रहे हो, क्या आपको पैसा मिलेगा क्या? आप बोलोगे नहीं। आपकी मम्मी आपके घर में काम करती है ना, उनको कभी आपके पापा पैसा देते हैं क्या? आप बोलोगे नहीं। तो वैसी क्रियाएं जिनको करने से, ऐसी क्रियाएं जिनको करने से किसी तरह का कोई आय में, किसमें? आय में बढ़ोतरी नहीं होती है या आय में किसी तरह का कोई वृद्धि नहीं होती है, उन सभी क्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? गैर आर्थिक क्रिया। क्या बोलते हैं? गैर आर्थिक क्रिया। मैंने क्या बोला कि ऐसी क्रियाएं जिनको करने से किसी तरह की आय में, इनकम में वृद्धि नहीं होती है उनको क्या बोलते हैं? गैर आर्थिक क्रिया। अब आप बोलोगे सर गैर आर्थिक क्रिया क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया, अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने कपड़े धोना, अपने घर का काम करना, अपना कुआं का गंदा पानी को निकालना, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब गैर आर्थिक क्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी तरह की आपकी आय में बढ़ोतरी नहीं होती है। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं कि सर गैर आर्थिक क्रिया का तो बात कर दिया, अब बताइए कि आर्थिक क्रिया क्या होता है। तो इसका जस्ट उल्टा, गैर आर्थिक क्रिया का उसका उल्टा। तो मैंने क्या बताया था कि आर्थिक क्रिया वो क्रियाएं हैं जिनको करने से क्या आएगा? पैसे आएंगे, जबकि गैर आर्थिक क्रिया को करेंगे तो पैसे
नहीं आएंगे। तो मैंने क्या बोला कि गैर आर्थिक क्रिया में इनकम नहीं होता है, तो आर्थिक क्रिया में क्या होता है सर, आपकी इनकम होती है, आपकी आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। बात क्लियर है? कैसा है, वृद्धि होती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो इससे भी मेरे को पैसे बन रहे हैं। बात क्लियर है? आप स्कूल जाते हो तो आपने तो पैसे नहीं दिए, लेकिन स्कूल के टीचर को पैसे बनते हैं, तो वो कैसा है, वो गैर आर्थिक क्रिया है, सॉरी आर्थिक क्रिया है। आप ट्यूशन जाते हो ना, ट्यूशन के सर आपको पढ़ाते हैं, तो उस ट्यूशन सर को आप पैसे देते हो ना, वो क्या है, एक आर्थिक क्रिया है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, ऐसी क्रियाएं जिनको करने से अपने को इनकम होगी, उन सभी क्रियाओं को क्या बोलेंगे हम लोग कि सर वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। बात क्लियर है? वो सब कैसे आते हैं, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो हमको आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया का मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि सर कृषि जो है वो किस क्रिया के अंतर्गत आता है, कि आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है कि गैर आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको बता दूं कि कृषि काम को अगर आप करते हो तो आपको पैसे बनते हैं ना। आप मान लो आपका खेत है, आपको तो पैसा नहीं बनता होगा, लेकिन आपके खेत में जो धान काटने के लिए जो औरत या जो मर्द लगे होंगे उनको तो पैसा देना पड़ेगा। आप जो हल चलाने वाले लोग होंगे उनको पैसा देना पड़ेगा। जो धान को लोड करके आपके घर पहुंचा देगा उसको पैसा देना पड़ेगा ना। तो इसलिए जो कृषि है वो किसके अंतर्गत आती है बाबू लोग, वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत वो कृषि आती है। तो कभी अगर आपसे पूछा जाएगा कि कृषि को किस क्रिया के अंतर्गत रखते हैं, आर्थिक क्रिया की गैर आर्थिक क्रिया, तो आपको क्या बताना है कि सर कृषि जो है वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आर्थिक क्रिया के अंतर्गत कैसे, तो आप सीधा बोल दोगे कि सर कृषि कार्य को करते हैं, जो अनाज बच जाता है उसको बाजार में बेच देते हैं। तो बाजार में जब बेचे सर, तो फिर उससे हमको क्या मिला, पैसा मिला, और वो पैसे को हम लोग क्या करते हैं, फिर अपनी आय में बढ़ोतरी करने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो इसी तरह जो कृषि होती है किसके अंतर्गत आता है, तो वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। बात क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कि सर आपने तो बोला कि कृषि जो होता है वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। अब आप मेरे को ये बताइए कि आर्थिक क्रिया का कोनो भेद है, आर्थिक क्रिया का कोनो प्रकार है? तो बाबू हाँ, आर्थिक क्रिया का भी प्रकार है। आर्थिक क्रिया का क्या है, प्रकार है। अब मैं बात करता हूं कि आर्थिक क्रिया के कितने प्रकार है। मैं क्या बात कर रहा हूं कि आर्थिक क्रिया के कितने प्रकार है। तो आप देखोगे कि आर्थिक क्रिया को 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं, 3 भाग में। एक प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। मैं फिर से बता दूं, कितने भाग में, 3 भाग में। प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, आपका बोर्ड ये क्वेश्चन जरूर देगा कि क्रिया जो होती है, आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो आपको क्या बताना है, 3 प्रकार की, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। बात क्लियर है यहां तक? चलिए यहां तक बात क्लियर है। ने क्या बोला कि जो आर्थिक क्रियाएं होती है वो 3 तरह की होती है, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर प्राथमिक क्रिया क्या है। मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बोलूंगा कि जो लोग चैनल पे नए हैं, पहले तो प्रीतम आर्ट्स अकेडमी को सब्सक्राइब करें, जो बेल का आइकन आता है उसको भी टच करें, और ये वाला जो वीडियो है आपके जो 8 क्लास के जितने भी बच्चे हैं, या 10 के जितने बच्चे हैं, या 12 के जितने बच्चे हैं, या 9 के जितने बच्चे हैं, उनको भी बताइए, क्योंकि जो क्लासेस होगी वो रेगुलर चलती होगी, आपको तो बढ़िया से पता होगा। तो अगर मैं बात करूं प्राथमिक क्रिया क्या है, तो देखो प्राथमिक क्रिया क्या होती है। अब समझो कि मैं अगर कृषि का ही मैं उदाहरण लूं, तो जितने भी तरह के आप ऐसे काम देखते हो जो सीधा प्राकृतिक से हम लोग को मिल जाता है, तो उन सारी क्रियाओं को हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। तो मैं बात करूंगा कि प्राथमिक क्रिया में क्या होता है, इसके अंतर्गत वे सारी क्रियाएं शामिल की जाती हैं जिनका संबंध किससे हो, प्रकृति से हो, या फिर प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन एवं निष्कासन से हो। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि सर वो सारी जो क्रियाएं हैं वो प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है। मैंने क्या बोला कि प्राथमिक क्रिया, इसके अंतर्गत वे सारी क्रियाएं शामिल की जाती हैं जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों को, एक वाला जो पॉइंट है इसको नोट कीजिएगा कि जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन एवं निष्कासन से है, उत्पादन एवं निष्कासन से। तो क्वेश्चन आपसे कभी आ सकता है कि प्राथमिक क्रिया क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वे सारी क्रियाएं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के, किसका, प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन से है या उनका निष्कर्षण से है। तो अब यहां पे आपके पास क्वेश्चन आता होगा कि सर आप ये बताओ, उत्पादन तो मेरे को समझ में आ रहा है, निष्कासन क्या है सर, ये निष्कासन क्या है, आपके मन में क्वेश्चन आता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो निष्कासन का मतलब होता है कि जैसे आप कोयला निकालते हो, आप क्या करते हो, खनन करके निकालते हो। आप लोहा निकालते हो, वो क्या है,
खनन का प्रोसेस के थ्रू से आता है, निष्कर्षण के प्रोसेस के थ्रू से आता है। तो अगर मैं बात करूं कि सर आपने बोला कि प्राथमिक क्रिया क्या है, तो इसके अंतर्गत वे सारी क्रियाएं शामिल है जिनसे क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन एवं निष्कर्षण से संबंधित है। अब आपके पास क्वेश्चन आता होगा कि सर प्राकृतिक संसाधन क्या है ना। तो संसाधन का अर्थ क्या होता है कि वह सारी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर दे वो संसाधन है। सीधा सा फंडा रख लो, माइंड पे बैठा लो कि जितने भी सारे वस्तु पर्यावरण में उपलब्ध है, ब्रह्मांड में उपलब्ध है, अगर वो आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए वो लाभदायक है, आपका प्रयोग में आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे। जैसे अभी आप देखो कि आप पढ़ रहे हो, आपका मोबाइल क्या है, आपके लिए संसाधन है। आपकी कॉपी, आप उस पर लिख रहे हो, इसका नोट्स बना रहे हो, वो क्या एक संसाधन है। मैं आपके लिए क्या हूं, संसाधन हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा हूं। किस आवश्यकता को? तो आपको कृषि चैप्टर नहीं आती, आपको भूगोल नहीं आता है, तो मैं उसका क्या कर रहा हूं, पूरा कर रहा हूं। बात क्लियर है। अब देखो ये लाइट आपकी आवश्यकता पूरा कर रही है ना। अगर मैं पूरा कमरे को अंधेरा कर दूं तो आपकी आवश्यकता पूरा कर पाएगी? आप देख पाओगे कभी? आप बोलोगे सर नहीं। तो ये जो लाइट्स है ये भी क्या कर रही है, आपकी आवश्यकता पूरा कर रही है। ये कपड़े क्या करते हैं, आपकी आवश्यकता पूरी करते हुए, ठंड चल रही है ना, ठंड से आपको बचाने का काम करती है। अब देखो, अब आप देखोगे ये मार्कर किस लिए, मेरी आवश्यकता पूरा कर रही है, मैं यहां पे लिख रहा हूं। अगर मान लो कि आपकी जो अभी आप भूगोल पढ़ रहे हो ना, तो भूगोल वाली बुक आपकी आवश्यकता पूरा कर रही है। आप सोचो इतना बड़ा जो चट्टान है जो रास्ते पे पड़ा हुआ है, आपकी आवश्यकता पूरा करेगी क्या? करेगी क्या? आप बोलोगे सर नहीं, लेकिन जो बच्चा जाके उस पर बैठेगा, जो बच्चा उस पर जाकर बैठेगा, उसकी तो आवश्यकता पूरा कर देगी ना, उसकी तो आवश्यकता पूरा कर देगी ना। बात समझ में आ रहा है? आप लोग देखते हो बहुत ज्यादा मेम्स बनता होगा कि एक पेड़ है, पेड़ों को आदमी काट रहा है, तो काटा तो उससे वो लकड़ी बना दिया, उसकी जो छांव है उससे भी तो हमारी आवश्यकता पूर्ति होती है ना। जब धूप देती है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, आरामदायक मिलता है। तो किसी ना किसी तरह से जो भी वस्तु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। तो जैसे हम लोग प्राथमिक क्रिया में क्या करते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि ऐसे संसाधन जिनका उत्पादन स्वतः ही हो गया है, उसको किसी ने नहीं बनाया है, वो अपने आप पैदा हो गया है, तो उन सारे वस्तुओं का उत्पादन और उन सारे वस्तुओं का निष्कासन की जो क्रिया है वो किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। बात क्लियर है। अब जैसे अब देखोगे कोयला, अब बोलो कोयला को किसी ने बनाया है? अब बोलोगे सर नहीं। तो जब कोयला को किसी ने नहीं बनाया है तो कोयला कौन सा साधन हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया। अब बताओ मछली का आप देखते हो ना, मछली जो अपने आप नदी में आ जाती है, बारिश के टाइम पे आ जाती है, तो क्या उसको किसी ने बनाया था? आप बोलोगे सर नहीं। अब वो जैसा बच्चा होगा ना बदमाश, बोलते सर तालाब में तो हम छोड़े थे। यार पगला, तालाब में तुम छोड़ा होगा, लेकिन उससे पहले तो कहीं ना कहीं से तो वो पैदा हुआ था, तो वो क्या है, वही तो, वो क्या है, वो एक तरह का प्राकृतिक संसाधन है। तो आप देखोगे कि वे सारे वस्तुएं जिनका उत्पादन कहां से होता है, सीधा प्रकृति से होता है, उनको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन है। जैसे लोहा हो गया, जैसे आप तांबा बात करोगे, जैसे आप अभ्रक का बात करोगे, तो ये सारे क्या चीजें होती हैं, निष्कासन वाली वस्तुएं होती हैं, उनका क्या करते हैं, खनन प्रोसेस से हम लोग निकालते हैं। तो मैंने लिखा था कि जितनी भी कृषि कार्य देखते हो, खनन देखते हो, मछली पालन देखते हो और पशुपालन, ये सारी जो क्रियाएं आप देखते हो, ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। कभी क्वेश्चन आपसे आएगा कि सर कृषि इनमें से किस क्षेत्र में आते हैं, तो आप दो ऑप्शन दे देगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और इनमें से सभी। तो आप बहुत से बच्चे इनमें से सभी मार के आ जाएंगे जिनको नहीं पता है। तो किसके अंतर्गत आएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। लिख देगा कोयला किसके अंतर्गत आता है, लिख देगा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और लिख देगा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा क्या होगा, कंफ्यूजन है, उसको पता नहीं है, उसने पढ़ी नहीं है, तो क्या करेगा, इनमें से कोई नहीं मार के आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक नहीं मारेगा, लेकिन आप प्राथमिक क्षेत्रक मार के आओगे, आप फेमस हो जाओगे। बात समझे ना। तो क्वेश्चन इसी तरह के बनते हैं। अब अगर बात करें सर आपने तो प्राथमिक क्रिया बता दिया, आप बताइए कि द्वितीयक क्रिया क्या होता है। तो द्वितीयक क्रिया क्या होती है, समझे मेरा बात, कि जैसे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीधा सा फंडा, कि जितने भी सारे प्रकृति से उत्पादित जितने भी वस्तुएं हुए, जितने भी सारे वस्तु जो प्राकृतिक से प्राप्त हुए, उनका हम लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी प्रोसेस से, किसी ना किसी मशीन द्वारा, किसी ना किसी क्रिया द्वारा क्या करते हैं, उसका विनिर्माण कर देते हैं। क्या करते हैं, विनिर्माण कर देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वो द्वितीयक क्रिया है। किसका क्रिया है, द्वितीयक क्रिया। जैसे तो ये समझो कि जैसे आपने गेहूं क्या किया कि अपने भूमि से, मिट्टी से, प्रकृति से आपने पा लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, गेहूं को सुखाते हैं, सुखाने के बाद आटा मिल लेके चले जाते हैं। यहाँ पे आटा की चक्की होती है, वो क्या करेगा, गेहूं को आटा में बदल देगा। तो अब बताओ कि हमको तो प्रकृति से सीधा तौर से तो आटा नहीं मिलने वाला है ना, क्या आटा मिलेगा क्या? आप बोलोगे सर नहीं। अब देखो जैसे धान उगाए, धान से हम लोग क्या लेके गए,
चक्की में पिसवाएं, हमको चावल मिल गया। अब बताओ क्या हमको सीधा चावल क्या वहीं से मिल जाता है खेत से? आप बोलोगे सर नहीं, कपास था, कपास का उत्पादन किए, अब क्या कपास से सीधा कपड़ा बन जाता है क्या? नहीं। तो चाहे वो मेरे को धान से मेरे को चावल बनानी हो, या आटा से मेरे को गेहूं से चाहे मेरे को आटा बनानी हो, या मेरे को कपास से मेरे को वस्त्र बनाने हो, उनके बीच में तो एक तकनीक काम करता होगा ना, एक प्रोसेस काम करता होगा ना। तो उसी प्रोसेस को हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत? द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत। यानी कि वे सारी क्रियाएं मैंने लिखा है कि इसमें क्या होता है, प्राथमिक क्रिया से प्राप्त सामग्री को, यानी कि प्राथमिक क्रिया से जितने भी सारे वस्तुओं को हम लोग उत्पादन किए, जितने भी सारे वस्तुओं का हम लोग क्या किया, निर्माण किए, जितने भी सारे वस्तुओं को मिले, उनको क्या करते हैं? उनको बदला जाता है। उनको क्या करता है? बदला जाता है। जैसे मैंने लिखा है कि गेहूं से आटा बना दिए या बिस्कुट बना दिए, तो आटा बनाने के लिए भी मशीन चाहिए और बिस्कुट बनाने के लिए भी मशीन चाहिए। जैसे लोहा अयस्क से हम लोग लोहा निकाल देते हैं, तो उसके लिए भी हमको क्या चाहिए? किस तरह का मशीन का काम करना पड़ेगा। कपास से हम लोग क्या बना दिए? वस्त्र बना दिए। तो वे सारी क्रियाएं जिनको करने के लिए हमको मशीन का जरूरत पड़ेगा, तो वो सारी क्या है? वो सारी क्रिया किसके अंतर्गत आएगा? वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां तक बात करें, किस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक क्रिया और द्वितीयक क्रिया क्या है। अब मैं बात करता हूं तृतीयक क्रिया के अंतर्गत। तो समझे मेरा बात कि प्राथमिक क्रिया ने हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें जितने भी सारे वस्तु जिनका भी उत्पादन प्रकृति से होता है, उनको प्राथमिक क्रिया बोलते हैं। द्वितीय क्रिया में क्या होता है? उसी वस्तु का किसी ना किसी माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? परिवर्तन कर देते हैं या फिर उनको बदल देते हैं। तो किसके अंतर्गत आता है? द्वितीय क्रिया के अंतर्गत। जैसे मैं फिर से बता दूं कि आपको पानी कैसे मिला? प्रकृति से। आपने आइसक्रीम बना दिया किसमें? फ्रिज में डाल के, तो किसके अंतर्गत आता है? द्वितीय क्रिया के अंतर्गत। अब तृतीय क्रिया अंतर्गत समझते हैं कि इस क्रिया से इसमें ऐसी क्रिया शामिल किया जाता है जो प्राथमिक एवं द्वितीय का जो क्रिया है, द्वितीयक जो क्षेत्र है, जो द्वितीयक क्रिया है, कौन सा? द्वितीयक जो क्रिया है, उसको क्या करता है? ये सेवा देने का कार्य करता है। क्या करता है? सेवा देने का कार्य करता है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि इनमें से कौन सा सेवा क्षेत्रक है। क्या पूछ देगा कि इनमें से कौन सा सेवा क्षेत्रक है? ऑप्शन दे देगा आपके पास, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो आपको क्या मार के आना है कि प्राथमिक जो तृतीयक जो क्षेत्रक है वो कौन सा क्षेत्रक है? सेवा क्षेत्रक है। कौन सा क्षेत्रक है? सेवा क्षेत्रक। अब आपके क्वेश्चन में मन में आएगा कि सर कैसे आपने बोल दिया कि सेवा क्षेत्रक है? तो समझो मेरे बात कि सेवा क्षेत्रक हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि मान लो कि आपको जो कृषि करनी है, आप मान लो कि आप क्या कर रहे हो कि आप गेहूं का उत्पादन कर रहे हो। आप गेहूं का उत्पादन करोगे तो आपको बीज लाना होगा ना भाई। तो आपको बीज कहां से मिलेगा? बाजार से मिलेगा। तो बाजार किसके अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब मान लो कि आपके पास पैसे नहीं है, आप क्या करोगे? आपसे जो बड़े जो खेतिहर हो गए उनके उसके पास जाके लोगे, या तो फिर आप आजकल तो लोग बैंक के पास चले जाते हैं, बैंक से जाकर पैसे ले लेते हैं। तो बैंक आपको क्या देती है? पैसा देती है, यानी कि सेवा देती है। बात क्लियर है? अब मान लो कि आपने बहुत सारा क्या किया कि आपने अनाज को उत्पादन कर लिया। अब अनाज को स्टोर तो करोगे ना, भंडार तो करोगे ना, तो भंडार भी किसके अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये क्या करती है? सेवा प्रदान करती है। सर आपने बोला कि प्राथमिक क्षेत्रक, अब द्वितीय क्षेत्रक का भी तो बता दीजिए, क्योंकि आपने यहां पे बोला था कि यह प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक को सेवा प्रदान करता है। अब बताइए द्वितीय क्षेत्रक में किसी को आटा का मिल खोलना है, एक बड़ा सा चक्की लेना है, तो कहां जाएगा? बैंक के पास में जाएगा टैक्स लेने के लिए। तो बैंक के अंतर्गत आता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। तो मैंने क्या बताया कि तृतीय क्रिया क्या है? तो इसमें ऐसी क्रियाएं शामिल किया जाता है जो प्राथमिक एवं द्वितीय क्रिया को क्या करता है? सेवा प्रदान करता है। जैसे यातायात, आप रेल का बात करो, टेम्पू का बात करो, बस का बात करो, या एरोप्लेन का बात करो। यातायात में आता है संचार। अब बोलो सर फोन कैसे भाई? तो आप समझो, आप लोग फ्लिपकार्ट देखते हो ना, फ्लिपकार्ट क्या करती है? आपको सेवा प्रदान करती है। वस्तु तो कोई भी बना दिया, लेकिन फ्लिपकार्ट के थ्रू सबको बेची जाती है। तो फ्लिपकार्ट क्या है? वो सेवा क्षेत्र है। आप बताओ कि आप समझो मेरा बात कि आपके फोन से आप क्या लेते हो? आप उसमें धान उगाते हो क्या? आप उसमें गेहूं उगाते हो क्या? नहीं ना। आप क्या करते हो? उससे सेवा लेते हो। तो संचार क्या है? एक सेवा क्षेत्र है, यानी कि वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जितना तरह का व्यापार देख रहे हो, जैसे कि आप किसी भी तरह का व्यापार देख रहे हो, वो हो गया। अब विज्ञापन, यानी कि मैं क्या बोलूंगा? विज्ञापन, यानी कि मैं सीधा सा बोल सकता हूं जो टीवी प्रचार आता है ना, प्रचार जिसको बोलते हैं प्रचार, एडवर्टाइजमेंट, तो वो प्रचार भी क्या है? सेवा क्षेत्र है। आप बताओ कैसे? अब बताओ शाहरुख खान क्या करता है? एक किसी तरह का एक प्रोडक्ट का प्रचार कर देता है, तो क्या
वो प्रचार क्या उस वस्तु को उत्पादन किया? आप बोलोगे नहीं, वो हमको सेवा देता है। किस लिए? कि जानने के लिए कि फलाना तुस्का ढेमका आदमी ने एक प्रचार किया था उस चीज का जो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए उपयोगी है, वो हमारे उत्पादन के लिए काम देता है। अब क्या करता है कि दीपिका पादुकोण लक्स का प्रचार करता है। अब बताओ, लक्स लेने से हमको क्या होगा? हम लोग गोरा होंगे क्या? जो बाजार से बात नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लक्स का जैसे वो प्रचार किया तो पता चलता है कि लक्स जो होता है ना, वो साबुन होता है, लगा सकते हैं या जो भी कुछ हो, ठीक है। तो उससे हमको क्या मिलता है? सेवा मिलता है। विज्ञापन भी क्या देती है? सेवा। बैंक तो सेवा देती है, लिखा होता है बैंक जो होता है सेवा क्षेत्र में आता है, वो तो आपको सबको पता है। तो इसी तरह मैं बोल सकते हैं कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? हम लोगों ने देखा कि इसके अंतर्गत जितनी भी प्राकृतिक संसाधन होता है उसका हम लोग क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन होता है उसका हम लोग क्या करते हैं? किसी रूप में उसको बदल देते हैं, और द्वितीय क्षेत्र में आता है। और तृतीय क्षेत्र में हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सहायता देते हैं। आर्थिक क्रिया में क्या देखें कि इसमें हमको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। क्या मिलता है? पैसा मिलता है। इसलिए मैंने लिखा कि मनुष्य जिन क्रियाओं से उनकी आय में बढ़ोतरी होती है या आर्थिक उन्नति होती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्थिक क्रिया बोलते हैं। बात क्लियर है? हमारी आय में वृद्धि होनी चाहिए। अब यहां पर जैसे देखोगे कि सर आप मेरे को बताओ कि आपने तो बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, अब आप मेरे को बताइए कि आखिर हमारा जो विश्व है, क्योंकि देखो सबको खाना जरूरी है, तो अगर जरूरी है तो फिर कितना आदमी कृषि करता होगा यार? हमारे पास कितना % भूमि है कृषि के लिए, लोग उस पर भी बात करेंगे और इस पर क्वेश्चन बनता है हर बार। तो अब देखोगे कि विश्व की जो 50% जो भाग है या जनसंख्या का मैं बात करूं, विश्व की जो 50% जनसंख्या है वो क्या करती है? वो कृषि काम करती है। क्या करती है? कृषि का कार्य करती है। और अगर मैं भारत का बात करूं तो भारत का 2/3 हिस्सा, कितना? 2/3 जो जनसंख्या है वो जनसंख्या क्या करती है कि वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है? कृषि पर आश्रित होती है, यानी कि कृषि कार्य वो करती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, सर कैसे कैसे? तो सोचो यार, आपका एक छोटा सा बगान ही क्यों ना होगा, आप उसमें कृषि जरूर करोगे। अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना खोठा में बाड़ी, है ना, तो जो बाड़ी होता है उसमें भी आप जरूर काम करोगे। तो जाहिर सी बात है कि विश्व का जो 50%, क्वेश्चन आएगा कि विश्व का कितना % जनसंख्या कृषि पे आश्रित होता है, तो आपको कितना बताना है? 50%। पूछेगा कि भारत का, तो भारत का कितना होगा? 2/3 हिस्सा। परसेंटेज तो आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। अब बोलो सर कैसे? 2/3 माने कितना हो जाएगा? 2/3 2/3 गुना 100 करेंगे, जितना % आएगा हम लोग निकाल लेंगे। बात क्लियर है? तो विश्व का 50% और भारत का 2/3 हिस्सा किस पे विकसित होता है? कृषि पे, वो कृषि कार्य करता है। अब अगर मैं बात करूं, अब आपके पास मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर आप ये बताइए कि अगर मेरे को कृषि कार्य करनी है, तो कृषि कार्य के लिए क्या क्या चीजें हमको चाहिए, या मेरे को क्या करना होगा कि मेरे को कृषि कार्य करने में हमको फायदा होगा? तो उसमें वो दशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दशा में नहीं बोलते हैं कि इस आदमी का दशा बहुत खराब है। जैसे देखो आदमी बूढ़ा जाता है, मतलब जो वृद्धा हो जाते हैं, बोलते हैं ना इसके दशा बहुत खराब है, या इसका दशा बहुत अच्छा था। दशा में क्या होता है? उसकी स्थिति। तो जब भी हम लोग कभी भी कृषि कार्य करते हैं तो उसके लिए हमको क्या क्या स्थिति चाहिए, या हम क्या क्या काम करेंगे जिससे हमको कृषि उत्पादन होगा या कृषि का हमको फायदा मिलेगा। तो अब देखोगे अगर मैं कृषि कार्य का बात करूं तो इसको दो दशा होती है, या फिर इसका 2 कारक होता है। एक होता है भौतिक कारक और दूसरा क्या होता है? आर्थिक कारक। अगर हमको कृषि करनी है, किसी भी वस्तु का उत्पादन करनी है, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हो, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत या तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, तो हमको दो तरह की दशा चाहिए होती है। एक दशा जिसको बोलते हैं भौतिक कारक, और दूसरा क्या होता है? दूसरा आर्थिक कारक। अब आपके पास क्वेश्चन आया होगा कि सर ये भौतिक कारक क्या है और ये आर्थिक कारक क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि भौतिक कारक यानी कि जिसमें लोग बोलते हैं जो प्राकृतिक से हमको जो चीजें हमको मिली वो क्या गया? भौतिक कारक। और आर्थिक कारक जिसको हम लोग पैसे से खरीद सकते हैं। किससे? पैसे से खरीद सकते हैं। वो किसके अंतर्गत आएगा? आर्थिक कारक अंतर्गत। जैसे कि भौतिक कारक में जो अनुकूल स्थिति, अब मान लो कि आपको कपास उत्पादन करना है तो काली मिट्टी चाहिए। आपको जिस तरह की वस्तु का उत्पादन करनी है, आपको उस जैसे आपको चीजों को चाहिए। आप बताओ, आपको पता है कि जो सेब होता है वो ज्यादातर शिमला साइड में उगाया जाता है। आप झारखंड में उगाओगे तो उगेगा क्या? आप बोलोगे सर नहीं। तो उसकी स्थिति क्या है? उसका जो वातावरण है वो कश्मीर में ही उसका वो वातावरण है, जम्मू कश्मीर में वातावरण है, तो उसका उत्पादन शिमला या जम्मू कश्मीर में ही होगा, झारखंड में नहीं होगा। तो इसी तरह जितने भी तरह के भौतिक कारक की बात करें तो पहला क्या होगा? अनुकूल स्थलाकृति, यानी कि जिसको जिस तरह का वातावरण चाहिए वो उसी वातावरण में उस चीज का ज्यादा उत्पादन देगा।
अब मछली के लिए पानी चाहिए। आप जमीन पे जैसे घोड़ा, जैसे हम लोग गाय भैंस चराते, चराओगे तो चरेगा? आप बोलोगे सर मर जाएगा। क्या घोड़ा को पानी में डाल सकते हो? क्या बैल को पानी में डाल सकते हो? क्या आप बोलोगे नहीं। तो जिसको जिस स्थलाकृति चाहिए आपको वो देना पड़ेगा। साथ में मृदा भी चाहिए, और जो जलवायु होता है वो भी बड़ा किस्म का होता है। आप बताओ कि आपको पता है ना कि रबी फसल होती है, खरीफ फसल होती है, तो वो जलवायु पे डिपेंडेंट होता है ना। क्योंकि धान को पकने के लिए आपको धूप चाहिए, बोने के लिए सर्दी चाहिए होता है, और काटने के लिए धूप चाहिए होता है। किसका? गेहूं का। लेकिन धान में उसका उल्टा होता है, बोने के लिए गर्मी चाहिए होता है, काटने के लिए सर्दी चाहिए होता है। तो अनुकूल वातावरण भी चाहिए होता है, नहीं तो क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो जलवायु भी बड़ा कंडीशन है। तो कभी पूछेगा कि इनमें से कौन सा भौतिक कारक नहीं है, तो आपको पता है ना, अनुकूल स्थिति तो है, मृदा तो है और जलवायु तो है, जो बचा वो नहीं है, तो उसको मार क्या जाना है। अब कभी पूछेगा कि अब आर्थिक क्रिया क्या है, तो अब बताओ, मेरे को किसी भी चीज का उत्पादन करनी है तो मेरे को पूंजी चाहिए ना, मेरे को आधुनिक तकनीक चाहिए कि नहीं, उर्वरक चाहिए कि नहीं, और उन्नत बीज चाहिए कि नहीं। तो ये सारे जो होते हैं, देखो आप बताओ, पूंजी माने पैसा। आपको आधुनिक तकनीक चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, कहां से आएगा? पैसे से आएगा। आपको फावड़ा चाहिए, कहां से आएगा? पैसे से आएगा। अब मैं बात करूं उर्वरक का, तो मान लो कि आप डीएपी दोगे या यूरिया लगाओगे, तो वो कहां से मिलेगा? पैसे से आएंगे। आप एचआईवी बीज का उपयोग करोगे जिससे ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो भी कैसे आएगा? वो भी तो आपको पैसे से ही ना आएगा। तो इसीलिए आर्थिक कारक जिससे आपको पैसे आपको लगाने पड़ते हैं, जैसे पूंजी, आधुनिक तकनीक, उर्वरक, और क्या हो जाएगा? उन्नत बीज। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए, हम लोगों ने तो यहां तक बात किया, यहां तक बात कर दिया था कि विश्व का जो 50% और जो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 2/3 लोग कृषि पासित होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। लेकिन जैसे बात करें हम लोग कि कृषि के लिए क्या क्या कारक, क्या क्या दशा चाहिए, तो एक भौतिक दशा और एक आर्थिक दशा, या आर्थिक कारक और एक भौतिक कारक हमको चाहिए होता है, जिस पर हम लोग डिस्कशन किए। अब हम लोग बात करेंगे सर, क्या आप बताइए कि जिस भूमि पे, क्योंकि भूमि तो बहुत तरह का आपको देखने को मिलेगा, तो सर जिस भूमि पे कृषि होगा उस भूमि को क्या बोलेंगे? कुछ तो नाम होगा ना, कुछ तो फल्ला धकना, कुछ तो नाम होगा। तो समझिए कि जिस भी भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है उस भूमि को क्या बोलेंगे? कृषि योग्य भूमि या कृषिगत भूमि कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिस भी भूमि पर कृषि कार्य होगा या जिस भी भूमि पर कृषि कार्य हम लोग कर सकते हैं अच्छे ढंग से, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको, उस भूमि को बोलेंगे कृषि योग्य भूमि। क्या बोलेंगे? कृषि योग्य भूमि, या फिर क्या बोलेंगे? कृषिगत भूमि हम लोग बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा कि कृषिगत भूमि किसे बोलते हैं। क्या क्वेश्चन आएगा कि कृषिगत भूमि किसे बोलते हैं? तो हमको क्या बोलना है? ऐसी भूमि जिन पर कृषि काम किया जा सकता है उनको क्या बोलेंगे हम लोग? उनको क्या बोलेंगे कि वो कृषिगत भूमि है, या क्या बोलेंगे? कृषि योग्य भूमि है। यहां तक बात करें। अब सर, अब हमको ये बताइए कि ये जो पूरे इंडिया में बताइए या विश्व में बताइए, झारखंड में टोटल कितना परसेंट भूमि या कितना परसेंट जो भाग है वो कृषि योग्य भूमि है? वो क्या है? कृषि योग्य भूमि है। तो आप देखोगे कि अगर मैं बात करूं विश्व का, तो विश्व का जितना भी भूमि है, जितना भी आप भूभाग देख रहे हो, उस भूभाग का 11%, कितना? 11% जो हिस्सा है उस पे कृषि की जाती है। क्योंकि यही जो भूमि होता है वो कृषि योग्य भूमि होता है, एकदम बेस्ट वाला भूमि है जो जिसमें कृषि कार्य होगा। और अगर मैं भारत का बात करूं तो भारत में 75%, कितना? 75% जो भूमि है उसमें कृषि काम होता है। क्योंकि आपको पता है कि भारत में सब तरह का आपको कृषि देखने को मिलेगा, किसी एक तरह का कृषि आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो भारत में कितना? 75%। और मैं झारखंड का बात करूं तो 37.50, यानी कि 37.50% आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको कृषि देखने को मिलेगा। तो अब क्वेश्चन आपके पास आएगा कि सर आखिर झारखंड में 37.50 होने का रीजन क्या है? तो आप देखोगे तो झारखंड में 29.61% क्या आपको देखने के मिलेगा? जंगल देखने को मिलेगा। और जिसके के कारण क्या है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको कृषि काम देखने को मिलता है। कहां पे? झारखंड में। कितना? 37.61 जो प्रतिशत किसमें? झारखंड में 37.50 जो परसेंट वो आपको क्या देखने को मिलेगा कि झारखंड में कृषि भूमि है। और इंडिया में 75%। और जबकि मैं बात करूं विश्व में तो 11% जो भूमि है उसी पे सारा कृषि काम होता है। जितना तरह का आप कृषि क्रिया जानते हो, चाहे वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कृषि हो, द्वितीय क्रिया के अंतर्गत कृषि हो, तीसरा क्रिया में तो कृषि होता ही नहीं है। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार मैं बोलूंगा स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लेना बीच में। और साथ में जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो तो आपके पास कॉपी और कलम होना बहुत जरूरी होता है, कि जब तक नहीं होगा आप लोग सीख नहीं पाओगे। ठीक है, अब हम लोग जो अगला वीडियो हमारा जो क्लास 8 का होगा वो अब हम लोग रविवार को बनाएंगे। कब बनाएंगे? रविवार को। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं, ठीक है, आप लोग पहले चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रीतम आर्ट्स अकादमी के बगल में एक सब्सक्राइब का बटन है लाल कलर का, उसको टच करें, फिर एक बेल का आइकन आता है उसको टच करें और ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर टच कर दीजिएगा ताकि जितना भी वीडियो मैं यहाँ पे डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और लास्ट में रुकिए, एक चीज जान लीजिए कि कैसा वीडियो लगा वो भी आपको जरूर बताना है, और कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी आपको कॉमेंट में करके जरूर बताना है। साथ में बता दो कि यहाँ पे सारी क्लासेस रेगुलर वाइज चल रही है, बहुत जल्दी आपके मैथ के टीचर भी आ जाएंगे, थोड़ा सब्र कीजिए उसके लिए, ठीक है। और उससे पहले चैनल को सब शेयर कीजिए, जितना चाहे हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि देखो सबके पास व्हाट्सएप ग्रुप जरूर होंगे, आपको पढ़ाना है और आपके दोस्तों को भी पढ़ाना है। ज्यादा लोग होंगे तो हमें भी पढ़ाने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आप जब हमारा सपोर्ट करोगे तभी मैं आपका सपोर्ट कर सकता हूँ। बात क्लियर है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।